दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार के बारे में अपन आज के टॉपिक में बात करेंगे। व्हाट इज राइट। ठीक है, तो दोस्तों अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार शब्द से जैसे आपके कुछ, आप यहाँ पे हैं इस ब्रह्मांड में, तो आपके कुछ अधिकार हैं। तो आपके क्या क्या अधिकार है और ये किस तरीके से अधिकार बने और इनकी क्या आवश्यकता थी और इनके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं अधिकारों के, ये अपन आज के इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो दोस्तों अधिकार से मतलब वो निकलता है हमारे जो हक हैं उनको अपन अधिकार कहेंगे। हमारे जो हक हैं उनको हम अधिकार कहेंगे। अगर अगर कोई व्यक्ति अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए बाध्य कर सकता है तो वह भी उस व्यक्ति का राइट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब कोई आदमी उसको डरा धमका के रखता है तो वो उसको बाध्य कर सकता है। भाई आप हो, आपको आपके साथ अगर कोई मारपीट करता है तो आपका अधिकार है कि भाई आप स्वतंत्र जीवन निर्वहन कर सके। तो आपका अधिकार है कि भाई उससे आप छुटकारा पाए। आप उसको जीत नहीं सकते मान लो, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? पुलिस बनी है, नहीं बनी है। आप अगर उसको जीत नहीं सकते, आप उल्टा उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि आपका अधिकार है कि आप संसार में स्वतंत्र रह सकते हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो। ऐसे ही कुछ एक विधि शास्त्री हैं, उन्होंने अधिकार को अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। किसी ने अधिकार को कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अपने अपने वर्ड्स में उन्होंने अधिकार की परिभाषा दी। बाकी अधिकार का जो मेन जो अर्थ है वो यही निकल के आता है कि अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति का जो हक है जिसकी वो कानूनी मांग कर सकता है, वह किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे ऑस्टिन कहते हैं, किसी व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार इसलिए है क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या ना करने के लिए कानूनी तौर से बाध्य हैं। पुलिस है, पुलिस के पास आपके खिलाफ का गिरफ्तारी वारंट है। अब आप उसको मना कर सकते हो कि आप मेरे को गिरफ्तार मत करो। ऑस्टिन ने कहा है किसी व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार इसलिए है क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करना या ना करना के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हैं। अब मैंने बताया पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट है। अब आप उसको मना नहीं, उसके पास एक कानूनी अधिकार है आपको गिरफ्तार करने का। वो जो वारंट रहेगा वो उसको, पुलिस को अधिकार देता है कि आप इस व्यक्ति को, मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार करें। ये ऑस्टिन का मानना। इहेरिंग क्या कहते हैं? इहेरिंग कहते हैं अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार जो हैं वो कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। अब देखो आपकी गाड़ी है, वो मैंने कब्जा कर लिया, उस गाड़ी पे मैं ले गया। अब आप मेरे से झगड़ा करके वो गाड़ी वापस नहीं छीन सकते क्योंकि आपकी बस की नहीं है। मैं थोड़ा पावरफुल आदमी हूँ, आप इतने वो हो नहीं कि भाई झगड़ा करके मेरे से छुड़ा के ले जा सको, इस कंडीशन में हो नहीं। अब आप क्या करोगे? अब कोर्ट के द्वारा आप केस करोगे मुझ पे, कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट जब आपको आपकी गाड़ी वापस दिलाता है तो ये क्या हुआ? मेरे साथ आपने मारपीट भी नहीं की। तो इस चीज़ को कहेंगे अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित है। भाई कानून के द्वारा संरक्षित था तभी तो कोर्ट ने मुझे आदेश दिया कि इसकी गाड़ी वापस करो, या जो भी दंड मेरे पे लगाया वो अलग मैटर करता है। बाकी अभी अपन बात कर रहे हैं अधिकार की। आपका अधिकार था उस गाड़ी पे, आपकी गाड़ी थी, कोर्ट ने मेरे को नोटिस दिए कि भाई इसको रिपीट वापस करो, मैंने आपको वापस किया। अतः कहा जा सकता है कि अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित होता है। सामंड कहते हैं
विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है। भाई कानून के द्वारा मान्य जो होता है उस अधिकार को कहेंगे, और जो कानून के द्वारा संरक्षित होता है। कांट कहते हैं जैसे विधिक अधिकार है वो विधि द्वारा मान्य और एवं संरक्षित हित है, वो भी सेम ही कहते हैं। जैसे आपकी कार की चाबी है, बाजार में गाड़ी खड़ी है आपकी, तो आपको ही अधिकार है ना उस गाड़ी को लेके जाने का या चलाने का। ऐसा तो है नहीं कि बिना चाबी के कोई और गाड़ी ले जाए आपकी, या आपकी कार की चाबी कोई और लेके भग गया और वो लेके। अधिकार जो फर्स्ट राइट जो आपको है, कानून किसको अधिकार देता है? आपकी कार है, आपके नाम से कार है, आपकी स्वयं की कार है, तो कानून आपको राइट देता है कि आप अपनी कार की सुविधाओं का आनंद लें। डॉक्टर एलन जो है वो कहते हैं अधिकार का अभिप्राय है किसी हित को प्राप्त करने के लिए, वो कहते हैं अधिकार का अभिप्राय है किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति। अगर किसी भी हक को प्राप्त करने के लिए जो कानून जो व्यक्ति को शक्ति देता है उसको ये अधिकार कहते हैं। अब अधिकार के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। अधिकार के लिए आवश्यक तत्वों में इन्होंने 5 चीजें बताई हैं। इन्होंने 5 चीजें बताई है सामान्य ने कि भाई अधिकार के लिए 5 आवश्यक तत्व होने चाहिए, तब किसी चीज को अधिकार मानेंगे। पहला जो उन्होंने कहा है अधिकार का हकदार व्यक्ति, मतलब ये सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि अधिकार का एक कोई हकदार व्यक्ति होना चाहिए कि ये अधिकार उस व्यक्ति के लिए है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक अनबोर्न चाइल्ड जो होता है वो भी विधिक अधिकार का हकदार हो सकता है। जैसे कोई जमीन है, अब जमीन है तो उसका बंटवारा होगा, इन फ्यूचर बंटवारा होगा, तो मान लो पिता है, पिता की जमीन अपने पुत्र को जाएगी, पुत्रियों को भी जाएगी। तो अगर उसका जो पुत्र है वो कोख में पल रहा है तो उसको भी कानूनी अधिकार दिया है, ये कहा है इसमें। दूसरा अधिकार को आबद्ध व्यक्ति, दूसरा क्या कहा है? अधिकार को आबद्ध व्यक्ति, जिस व्यक्ति पे अधिकार की पालना का दायित्व हो, जिस व्यक्ति पे अधिकार को पालन करने का दायित्व हो वो अधिकार को आबद्ध व्यक्ति रहेगा। जैसे मैं हूँ, मैंने गाड़ी ली, तो मेरा ये कर्तव्य होता है, ये मेरा अधिकार है कि मैं उस गाड़ी को सही से रखूँ, रख रखाव करूँ, टाइम पे उसके सर्विस वगैरह करूँ, मेंटेनेंस वगैरह सब मेंटेन। तो अधिकार को आबद्ध कौन हूँ? भाई मेरा अधिकार है, मैं गाड़ी ला रखी है, मैं चला रहा हूँ, तो मेरा ही अधिकार और कर्तव्य बनता है कि मैं उस गाड़ी को मेंटेन रखूँ। ठीक है। तीसरा कहा अधिकार के अंतर्वस्तु। अब अधिकार के अंतर्वस्तु क्या है? अधिकार की अंतर्वस्तु ये होगा कि मैं कार ला रखी है, तो मैं कार का जो उपयोग जो मैं कर रहा हूँ ना, ये अधिकार के अंतर्वस्तु के अंतर्गत आता है। भाई मैं कार को मेरे मन मर्जी के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये जो कार का जो उपयोग है ये मेरी अधिकार की अंतर्वस्तु हो गई। 4th पॉइंट बताया अधिकार की विषय वस्तु क्या है। अधिकार की विषय वस्तु, मेरे पास कार है, मेरे पोजीशन में, ये अधिकार की विषय वस्तु हो गई। और लास्ट जो है 5th आवश्यक तत्व है इसका, वो कहते हैं अधिकार का इष्टत्व या हक। अब जो कार है मेरी, इस पे स्वयं का मेरा खुद का ही हक है। अब मैं ये किसी को रेंट पे दूँ, किसी को चलाने के लिए दूँ, या फिर किसी को दान में दूँ, इसके ऊपर पूरा जो हक रहेगा वो किसका रहेगा? मेरा रहेगा। ये 5 एलिमेंट बताए हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसमें बताया है अधिकार का हकदार व्यक्ति, जो अधिकार का हकदार है उसके बारे में बात की। दूसरा अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, कि अधिकार से कौन कौन आबद्ध होता है। तीसरा अधिकार के अंतर्वस्तु के बारे में बात की गई है कि भाई किस चीज़ के लिए वो अधिकार है। चौथा अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार की विषय वस्तु क्या है ये कहा गया है। और 5वां कहा गया अधिकार का इष्टत्व और हक, कि अधिकार का किसके स्वामित्व होगा और किसका हक रहेगा, यहाँ पे ये बात की गई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अधिकार के प्रकार, कि कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। तो कुछ एक प्रकार के अधिकारों को यहाँ पे समझाया गया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार क्या कहेंगे? पूर्ण अधिकार को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आप किसी दुकान पे गए और उसको 100 रुपये देते हैं, और 100 रुपये के बदले आप उससे 100 रुपये का सामान खरीद लेते हैं। तो अब आपका पूर्ण अधिकार बनता है कि आप उस सामान को चाहे अपने उपयोग में करें, किसी को दान में दें,
या उस सामान का साथ आप कुछ भी करें। बेद मान लो आपने 100 रुपए की 2 किलो चीनी लेके आए आप वहाँ से, आप उस चीनी का या तो किसी को दान करो, कुछ व्यंजक बनाओ घर पे, मिठाई वाले को दो, कुछ भी करो, वो आपका एक पूर्ण अधिकार होगा। आपने उस दुकानदार को 100 रुपये दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस दुकानदार से जा करके और वापस 100 रुपये मांग लो कि भाई मेरे 100 रुपये वापस दे, नहीं मांग सकते ना आप, क्योंकि आपका पूर्ण अधिकार हुआ कि आपको रुपए के बदले सामान मिल गया। दुकानदार वो व्यक्ति भी अपने 100 रुपये को कहीं भी यूज करे। दूसरा अपूर्ण अधिकार। अपूर्ण अधिकार का मतलब ये है, जैसे आपने दुकानदार से कोई सामान लिया, 100 रुपये का सामान लेके आप उसको 50 रुपये दे रहे हो, तो अभी अधिकार पूर्ण हुआ क्या उस सामान पे आपका। आपने सामान 100 का लिया है, वापस 50 दे रहे हो, तो दुकानदार आपसे और मांग करेगा, तो यह तक कहा जा सकता है ये जो वस्तु आपने ली है उस पर आपका अभी पूर्ण अधिकार नहीं हुआ। आपका पूर्ण अधिकार कब होगा, जब उस उक्त वस्तु को आप संपूर्ण अदायगी कर देंगे, उसके बाद आपका उस वस्तु पे अधिकार होगा। ये पहला जो प्रकार था विधिक प्रकार, उसके बारे में बात की। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये पहला प्रकार। दूसरा जो बात है वो लोकलक्षी और व्यक्ति लक्षी। दूसरा जो अधिकार जो समझा गया वो समझा गया लोकलक्षी अधिकार व व्यक्ति लक्षी अधिकार। भाई लोकलक्षी अधिकार क्या है, जैसे पब्लिक, ऐसे अधिकार जो पब्लिक में बांटे गए, सभी लोगों के लिए समान जो दिए गए हैं वो लोकलक्षी अधिकार। पब्लिक व्यक्तिगत लक्ष्य ऐसे जो किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार जो प्राप्त है। अब आप हो, आप किसी सड़क पे जा रहे हो, तो ये आपका क्या रहेगा, एक लोक लक्ष्य है, क्योंकि सड़क पे आमतौर पे सभी लोग जाते हैं। आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सभी लोग जाते हैं, तो ये एक लोक लक्ष्य अधिकार। आपका कौन सा अधिकार रहा है। आपका व्यक्तिगत अधिकार क्या होगा, जैसे मान लो आप अपने खेत में जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, गाड़ी से कहीं जाना मतलब गाड़ी में बैठ के तो जा रहे हो, वो आपका व्यक्ति लक्षी अधिकार हुआ। और दूसरा जैसे आप अपने खेत में टहल रहे हो, अपने खेत में चाहे कुछ काम करते हो, वो आपका व्यक्तिगत व्यक्ति लक्ष्य अधिकार रहा। ये आपको जैसे लोकलक्षी ऐसा अधिकार जो संपूर्ण विश्व में के विरुद्ध प्राप्त एवं संरक्षित है। भी संपूर्ण विश्व में कोई भी व्यक्ति उधर से आ सकता है, जा सकता है, वो रहेगा लोकलक्षी अधिकार। दूसरा व्यक्ति लक्षी अधिकार, ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति को पर्सनल रूप से प्राप्त होता है, वो अधिकार जो रहेगा वो व्यक्ति लक्षी अधिकार रहेगा। इससे अगले पॉइंट पे अपन आते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो रहेगा सर्वसांपत्तिक एवं पर सांपत्तिक अधिकार। सर्वसांपत्तिक एवं पर सांपत्तिक अधिकार, भाई स्वयं की जो जमीन है उसके ऊपर जो अधिकार, जिस नाम से इनमें डिफाइन हो रहा है, इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सर्वसांपत्तिक अधिकार मतलब स्वयं की, स्वयं सर्व मतलब सारी, सांपत्तिक मतलब संपत्ति, अधिकार मतलब ऐसे कहा गया कि भी सर्व सांपत्तिक में स्वयं की जो संपत्ति है उसके ऊपर जो अधिकार बनता है उसे कहेंगे अपन सर्व सांपत्तिक अधिकार। और पर सांपत्तिक अधिकार मतलब दूसरे की जो जमीन है उस पर अगर अपना अधिकार होता है उसे अपन पर सांपत्तिक अधिकार कहेंगे। जैसे घर पे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया अपने घर पे कि भाई मैं मार्केट जाके आऊँगा, तब तक आपकी मेरी जो गाड़ी है वो आपके घर पे खड़ी है। अब वो गाड़ी आपकी है क्या, नहीं है ना आपकी, लेकिन एक अधिकार आपका बन जाता है कि भाई वो आपके पास खड़ा करके दूसरा व्यक्ति अगर आपके उसको लेके जाना चाहे तो आप उसको ले जाने दोगे क्या उसको। आप अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के और वो गाड़ी लेके जाना चाहता है तो आप उसको लेके जाने दोगे क्या। तो ये एक आपका पर सांपत्तिक अधिकार का, दूसरे की जमीन है उसके अंदर से आना जाना। अब आपका स्वयं का अधिकार नहीं है कि आप वहां से आ सकते, वो चाहे तो आपको मना भी कर सकता है। तो ये प्राकृतिक पर सांपत्तिक। दूसरा जैसे आपने किसी की जमीन को पट्टे पे ले लिया, लीज पे ले ली कि भाई इतने साल के लिए वह इसको, इस पे आपका अधिकार है, लेकिन ये पर सांपत्तिक अधिकार के अंडर आएगा, क्योंकि आप उस जमीन को बेच नहीं सकते और अपने हिसाब से उसमें काम नहीं कर सकते। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सकारात्मक व नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक व नकारात्मक अधिकार के अंदर क्या आता है ये आपको बताता हूँ। सकारात्मक अधिकार वो होगा जैसे आप हो, सकारात्मक अधिकार होगा ऋणी व्यक्ति द्वारा अपने
ऋणी व्यक्ति से अपने ऋण को वसूल करने का जो अधिकार है वो सकारात्मक अधिकार के अंदर आता है। इसमें कहा गया जैसे आपने किसी को कोई ब्याज पे कुछ पैसे दिए, अब अपने ब्याज के रकम आप उससे वापस वसूल रहे हैं, ये आपका सकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार क्या है? आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, बदले में मान लो आपने मेरे को 5,000 रुपये दिए और आपने मेरी घड़ी रख ली कि भाई 5,000 रुपये दे के जाना और अपनी घड़ी वापस लेके जाना, गिरवी रख ली एक तरीके से कि भाई आपको विश्वास नहीं था मेरे पे कि मैं आपको 5,000 रुपये लौटाऊंगा या नहीं लौटाऊंगा। तो आपने क्या किया कि मेरी घड़ी रख ली, भाई अपनी घड़ी रख जाओ यहाँ पे और जैसे ही आप मेरे को पैसे वापस दो अपनी घड़ी वापस लेके जाना। अब ये दूसरा जो है नकारात्मक अधिकार के अंदर ये आएगा। अब नकारात्मक अधिकार क्यों कहेंगे? क्योंकि मेरे को जब जब तक मैं आपको पैसे नहीं दूंगा तो मेरे को एक डर रहेगा कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरी चीज़ जो है जो उसने रखी है वो उसको छीन ना ले। तो एक नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार ये कि आपने ऋण वसूल करने का अधिकार, आपने मेरे को पैसे दिए मैंने आपको वापस में पैसे दे दिए, ये एक सकारात्मक अधिकार है। इससे जो नेक्स्ट पे जो अपन पॉइंट पे बात करते हैं वो है प्रधान व सहायक अधिकार। प्रधान अधिकार व सहायक अधिकार। अब प्रधान अधिकार किसे कहेंगे? प्रधान अधिकार ये कहेंगे जैसे मैंने आपको पैसे दिए और मैं अपने मूलधन के पैसे आपसे वापस मांग रहा हूँ, तो ये मेरा प्रधान अधिकार है कि मैं आपसे अपने मूलधन के पैसे वापस मांग रहा हूँ। और अगर मैं आपको ब्याज के साथ पैसे वापस मांग रहा हूँ तो वो मेरा जो रहेगा वो सहायक अधिकार रहेगा। सहायक अधिकार के अंतर्गत मैं आपसे मूलधन प्लस ब्याज दोनों के पैसे मांगूंगा और प्रधान अधिकार मेरा ये कहता है कि मैं आपसे सिर्फ मूलधन के पैसे मांगूंगा। यहाँ पे कहा गया है ऋण बंधक द्वारा प्रतिभूत है तो वह ऋण प्रधान अधिकार होगा और प्रतिभूति जो होगा वो सहायक होगा, ये इसमें कहा गया है। इसके नेक्स्ट जो बात करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक अधिकार। अब प्राथमिक अधिकार और द्वितीयक अधिकार को किस प्रकार समझेंगे? प्राथमिक अधिकार स्वयं के जो अधिकार है वो सब प्राथमिक अधिकार होते हैं। द्वितीयक अधिकार किन्हें कहेंगे? अधिकारों का उल्लंघन हो गया, मान लो आपका इस रास्ते से जाने का अधिकार था लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे रहा हूँ, आपको नहीं जाने दे रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ वाद दायर करेंगे और फलस्वरूप मेरे को कोर्ट के द्वारा एक आदेश मिलता है कि भाई आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको जाने दो। ये द्वितीयक अधिकार के अंतर्गत आएगा कि ऐसा अधिकार जो उल्लंघन करने पर व्यक्ति द्वारा नुकसानी वाद लगाने का अधिकार जो है वो द्वितीयक अधिकार कहलाता है। भाई एक स्वतंत्र जा रहे आ रहे तो कोई बात नहीं, वो प्राथमिक अधिकार। एक आपका जो अधिकार है कि मैं आपको नहीं जाने दे रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ नुकसानी वाद लेके आए, कोर्ट में मामला दर्ज कराएं, ये आपका द्वितीयक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अगर लास्ट अपन बात करते हैं लोक अधिकार व प्राइवेट अधिकार। लोक अधिकार और प्राइवेट अधिकार से क्या है? राज्य में सभी लोगों के लिए जो निहित अधिकार होगा वो लोक अधिकार होगा और पर्सनल व्यक्ति के लिए अगर कोई अधिकार है तो प्राइवेट अधिकार है। ये सब अधिकार के टाइप हैं, इनके बारे में पढ़ने बाद एक है मूल और संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार जो है वे व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार जो है वे व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं और संवैधानिक अधिकार है जो टाइम पर उसको व्यक्ति को प्राप्त होते जाते हैं। वही संविधान के आधार पर जैसे उम्र अपनी जो मेजोरिटी गेन करता जाता है उसके साथ साथ ही उसको प्राप्त होते जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ में अपना एक छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, कर्तव्य क्या है, उसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो उस पर बन नहीं पाएगा, तो इसी के साथ में अपन उसको भी देख लेते हैं। कर्तव्य क्या है? किसी व्यक्ति का कोई अधिकार होता है ना, उस अधिकार, जैसे मेरा अधिकार है कि मैं सड़क पर से जा सकता हूँ तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं इस सड़क पर से जा रहा हूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकती, स्वतंत्र रूप से मुझे यहाँ इधर से जाने दिया जाए। तो अतः कहा जा सकता है एक व्यक्ति का जहां अधिकार होता है वहीं पर दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति का जो अधिकार है उसमें किसी प्रकार का कोई बाध्य उत्पन्न ना हो, ये यहाँ पे समझाया गया है। अब कर्तव्य है उसको 3 दृष्टिकोणों से यहाँ पे समझाया गया। कौन कौन से दृष्टिकोण है? वो कहते हैं अधिकार और कर्तव्य वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो अधिकार
कि सहवर्ती कर्तव्य, मतलब जहाँ अधिकार होगा वहाँ कर्तव्य होगा। दूसरा ये कहते हैं। तीसरा कहते हैं कर्तव्यों को और सहवर्ती अधिकार, कर्तव्य जो होते हैं उनके सहवर्ती अधिकार होते हैं, ये यहाँ पे कहा गया। अब इसको समझाने के लिए विभिन्न केस लॉज में भी बताया गया है कि किस किस प्रकार से कर्तव्य अधिकार के संपूरक है, इनकी अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ पैटर्न जो है वो अधिकार और कर्तव्य को स्पष्ट करने के लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं किसी तदनुपी व अन्यायोश्रित कर्तव्य के बिना अधिकार हो ही नहीं सकता। मतलब ये कहते हैं कोई अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि वहां पर कोई न्यायोचित कर्तव्य ना हो। बिना किसी कर्तव्य की कोई अधिकार नहीं। जैसे वो बताते हैं कि आपने गाड़ी खड़ी की मेरे घर पे, आपने गाड़ी खड़ी की कि भाई मैं जा रहा हूँ कहीं, वापस आके इसको लेके जाऊंगा। अब आपका कर्तव्य बनता है जब तक वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति वापस आए, तब तक वो गाड़ी जिस स्थिति में वो खड़ी करके गया था वैसी ही रहे, उस पर कोई नुकसान ना हो। ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ी खड़ी करके गया और आप पीछे से उसमें पेट्रोल निकालने के लिए किसी को छोड़ते हुए पेट्रोल निकाल, वो आपका कर्तव्य नहीं है। हालांकि ऐसी तुच्छ घटनाएं आप कर सकते हैं लेकिन आपका वो कर्तव्य नहीं होगा। ये सब पैटर्न ने कहा है। दूसरा जॉन सी स्मिथ कहते हैं, वो कहता है कि अगर 500 पाउंड की राशि जो है कोई व्यक्ति आपसे ऋण समरूप लेता है तो उसका अधिकार है कि वह आपसे 500 पाउंड की राशि वसूल करे। और जो व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसका एक कर्तव्य होगा कि जिससे पैसे लिए हैं, जिसका वसूली का अधिकार, उसको वो अपने पैसे वापस लौटाए। जॉन स्मिथ जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। वो 500 पाउंड का एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति से 500 पाउंड रुपए उधार लिए हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जिससे आपने पैसे लिए वो टाइम पे उसको वापस लौटाएं। और जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं उसका अधिकार है कि वो आपसे पैसे वापस ले। तो उसका जो ऋणी जो था उसका अधिकार हुआ और ऋणदाता जो था उसका कर्तव्य हुआ। ऋणदाता कर्तव्य उसको वापस देगा और ऋणी व्यक्ति जो है उसका अधिकार है कि वो उससे पैसे लेगा। ये सब कहा है। ब्राउन कहते हैं कि आपने किसी व्यक्ति से कोई जमीन पट्टे पे ली है, तो जो जमीन आपने पट्टी पे ली है, अब जिस व्यक्ति ने आपको पट्टे पे जमीन दी है उसका अधिकार है कि आपको जो जमीन पट्टे पे दी है उसका किराया वो आपसे मांगे। और आपका एक कर्तव्य बनता है कि टाइमली आप उसका जो अमाउंट जो आपने फिक्स किया है वो आप उसको देते रहिए। कहा ऐसे ही एक स्टेट ऑफ बनाम वर्सेज रामलुभाया का एक केस है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें कहा गया एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार की एक अच्छी डेफिनेशन इस केस में दी गई है कि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार है। स्वस्थ जीवन यापन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि वह एक स्वच्छ नागरिक की तरह अपना जीवन यापन करे, तो प्रत्येक राज्य का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को एक बेहतर जो स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध करवाए। ये यहाँ पे कहा गया। ऐसा ही एक केस और है एक्स बनाम जेड हॉस्पिटल का। इसमें भी क्या कहा गया है कि जैसे एक जो ये पर्टिकुलर केस लो है, ये क्या कहता है, पहले इसकी बात करते हैं। एक्स बनाम जेड हॉस्पिटल, इस केस में कहा गया है एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने जीवन में विवाह करे। विधिक अधिकार व्यक्ति को कि वो शादी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति HIV जैसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है और वो शादी करना चाहता है, उसका कर्तव्य बनता है कि जिस महिला के साथ वो अपनी शादी करेगा उसको ये बात बताएगा कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ। दूसरा, जैसे कहे किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, अब दिखने से तो दिखता नहीं कि ब्लड कैंसर है या नहीं है। अब वो व्यक्ति किसी के साथ शादी करना चाहता है, उसका एक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य, कि वो बताए कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे ये बीमारी है मुझे, और उसके बाद बेशक वो शादी करे। ऐसे ही अब कर्तव्य जो है उसको डिफाइन किया गया और दोनों सिमिलर ही है, कोई वो नहीं है। अब कर्तव्य को ऑस्टिन ने 4 भागों में बताया। जैसे कर्तव्य में स्वयं का संबंधित कर्तव्य, जैसे खुद से संबंधित कर्तव्य किसी कैसे कहेंगे, जैसे आत्महत्या नहीं करना, अपने को मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें, एक अपना कर्तव्य बनता है।
अधिकार नहीं है ना ये सब कि भाई अपन ये कर सकते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य है कि भाई अपन चोरी ना करें, किसी ऐसा काम ना करें। दूसरा, जन साधारण के प्रति कर्तव्य, भाई दूसरे व्यक्तियों को नुकसान ना हो ऐसा काम ना करें, न्यूसेंस ना करें, चोरी ना करें, ये सब यहाँ पे आते हैं। तीसरा वो कहते हैं पशुओं के लिए जो अपना कर्तव्य बनते हैं वो क्या होने चाहिए, पशुओं के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, उन्हें परिचालित ना करें। फोर्थ वो कहते हैं राज्य के प्रति कर्तव्य, भी एक इंसान का अपने राज्य के प्रति भी कर्तव्य होने चाहिए। ये सब अपने वो बात करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, जो पहले अपन ने इसमें अधिकार के बारे में पढ़ा, अधिकार क्या है, और उसके बाद में अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को मिक्स कर करके पढ़ा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और भी जो लोग हैं उनको भी इस प्रकार के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल लो फैक्ट्स एंड टॉक्स के साथ। धन्यवाद।